गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे से हैं? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। +2 कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पूरा डिस्कस किया। अब हम लगभग चैप्टर के क्लोज में आ रहे हैं, यानी अब समाप्त होने वाला है चैप्टर। आज हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। हमने पूरा रियलाइजेशन सीख लिया है, कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना, लेकिन अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको परेशान कर सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलें स्टार्ट करें। हाँ, अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठा करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कोई अच्छा सा पॉइंट बोला जाता है और उसकी जरूरत आगे भी होती है, तो आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। ABC पार्टनर है, 3:2:1 में पार्टनर है। एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट, एक उनके पास ये बैलेंस शीट का एक अंश दिखा रहा हूं मैं, एक हिस्सा है, टुकड़ा है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है। सिर्फ हमें जो चीज करनी है, जिस पॉइंट पे आज डिस्कस करना है, केवल वो पॉइंट लिखे हैं, और जैसे जैसे मैं पॉइंट आगे लिखता जाऊंगा इसमें बैलेंस शीट में चेंज करता जाऊंगा। जैसे मशीन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी डेबिट बैलेंस है लॉस का, जिसको कह सकते हैं हम लॉस, यानी डेबिट बैलेंस, ये लॉस। शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यानी इन्वेस्टमेंट है, ए का लोन है, क्रेडिटर्स 20,000 है। अच्छा पहला पॉइंट है 10%, इसको पॉइंट को यहां लिख देता हूं, 1 को 10% per annum interest is to be credited to each partner on his capital। हर साझेदार को 10% ब्याज देना है। सपोज यहां पे लिखा है कि हर एक को 10 देना है, तो इंटरेस्ट दो। लेकिन इंटरेस्ट जब हम देते हैं पार्टनर्स को, तो कुछ उसके नियम है। उसमें से एक नियम है कि यदि संस्था के पास प्रॉफिट ना हो, यानी वो लॉस में हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्याज नहीं दिया जाता। पहले पढ़ी थी ना हमने कंडीशंस। तो क्वेश्चन में जानकर हमने ये पॉइंट डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, कि यहां लॉस है और यहां पर कहते हैं इंटरेस्ट दो, तो आपका क्या आंसर निकलेगा? सीधा सा जवाब दे दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, ऐसी दशा में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर सकते। यस, ओके। तो इसका ये जवाब है, बहुत सिंपल सा बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट होता, तो फिर प्रॉफिट की आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी। एक तो वो कि आपके पास अगर प्रॉफिट कम है तो आप उतना ही इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, इस तरह की बातें हैं, वो हम पहले बहुत पहले के लेक्चर्स में कर चुके हैं, शायद फंडामेंटल्स में, शुरू के जो पार्टनरशिप के थे, कृपया उनमें देखिए, क्योंकि एक ही चीज को रिपीट करने में हमारा समय भी ज्यादा लगता है, और जो बच्चे लगातार देखते जा रहे हैं वो थोड़ा बोरियत भी फील करते हैं, क्योंकि लेक्चर भी बड़ा होता है और जो चीज एक बार कर ली वो बार बार नहीं की जा सकती। हाँ, आपके पास ऑप्शन है, जब चाहो तब आप पीछे से लेक्चर देख सकते हैं। तो ये था पॉइंट। चले बेटे आगे। नेक्स्ट, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 20,000। एक 20,000 की एसेट है, लेकिन वो अनरिकॉर्डेड है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, बुक्स में ये रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर क्या हुआ? कहते हैं विच वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर ए, जिसे पार्टनर ए ले गया एट ₹12,000, ले गया 12,000 में। वैसे तो 20,000 की थी, लेकिन उसने कहा मैं तो 12,000 में लूंगा। इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन ऑफ 40,000,
जो उसका लोन है 40,000 का, यहाँ पे मैंने एज लोन दिखा रखा है, और ये 40,000 के लोन में पार्ट पेमेंट में ले गया। पार्ट पेमेंट मैंने ये नहीं कहा कि बस यही बहुत है, कहता जी चलो इसे 12,000 का मान लो, बाकी तो मेरे पैसे दे दो। तो पहले मैं क्या करूं, लोन को कहाँ लिखेंगे बेटे, लोन को पार्टनर के लोन में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि लोन का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, और मैं इसको तो उसी अकाउंट में लिख रहा हूं, किसी और में तो लिख नहीं रहा, तो यही क्रेडिट होगा। ठीक है, अच्छा कितना होगा, 40,000, 40,000। अब क्वेश्चन कहता है एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ले गया, थी 20 की, लेकिन उसे कुल मिला के 12,000 में ले गया, तो क्या 20 वाली 12 में बिक रही है तो 8,000 का लॉस हुआ, नहीं, 12,000 का फायदा हुआ। वो क्यों भाई, जो किताबों में नहीं है इसका मतलब है उसकी लागत 0 है, और 0 वाली चीज जितने में बिक जाए बढ़िया है। भाई किसी का रेडियो, आज के जमाने में तो कहाँ लोग रेडियो यूज करते हैं, कोई गांव में करते हो तो अलग बात है, तो किसी का रेडियो गिर गया था तो वो 2,000 का, और जाके टूट गया, उसके जो व्हीकल से गिर गया होगा, हमारे जैसे को मिला, हमने उसको कबाड़ी को बेच दिया, कबाड़ी ने केवल उसके 50 रुपए दिए, हमारे लिए तो 50 भी फायदा है, क्योंकि उसकी कॉस्ट 0 है हमारे लिए। इसी तरह से जो बुक्स में नहीं है उसकी कॉस्ट 0 है। ठीक है बेटे, तो क्या हुआ कि 12,000 में बिका, तो चलो 12 में से तो बेचिए, तो जब 12 में पेमेंट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 2। अब क्या लिखेंगे, या तो ऐसा करो, मैं पहले इसे एंट्री से कराता हूं, पूरा पार्टनर लोन है, बाकी भी पेमेंट करना ही है, तो कैसे करेंगे, यानी पार्टनर लोन पहले तो किसका था, एज लोन था, ये मैं एज लोन लिख दूं, एज अकाउंट, एज लोन अकाउंट, यानी ये पार्टनर्स लोन अकाउंट ब्रैकेट में हो गया, मेन तो एज लोन। भाई जब ना लिखा हो तब पार्टनर्स लोन लिखो, जब नाम ही दे दिया एज लोन तो एज लोन लिखेंगे। तो अब देखिए ए के लोन का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, इसको खत्म करो तो एज लोन अकाउंट डेबिट, कितना खत्म करेंगे, 40,000, उसमें से कितना कैसे पेमेंट हुआ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स से। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स वाला तो लाभ है ना, हुआ ना लाभ, क्योंकि जो चीज बुक्स में नहीं है तो फायदा ही है। तो यहां पर टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कितना बेटे, 12,000, और बाकी का क्या होगा, बाकी तो आपको बैंक से ही पे करना पड़ेगा, कैश एट बैंक या बैंक जो भी है, मान लीजिए अभी तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, कोई बैंक लगा लीजिए, कैश लगा लीजिए, जो भी है, तो ऐसे करके बाकी उसको 18,000, 12, 8 और 20, 18,000 रुपये आप उसको बाकी बैंक से पे करोगे। तो पोस्टिंग करें एक बार, एज लोन में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, कितना भाई, 12,000, और बाकी का क्या करेंगे, टू बैंक से पे करेंगे, हालांकि करेंगे रियलाइजेशन के बाद, लेकिन करेंगे भाई टू बैंक, कितना, 18,000, ऐसे करके उसको खत्म नहीं करेंगे। अब ये देखिए, जब ए में टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या लिखा जाएगा, बाई एज लोन अकाउंट, बारह। अब देखो जब रियलाइजेशन के क्रेडिट में 12,000 लिखा गया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, ब्रैकेट में लिख सकता हूं अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा, ये सही करते हैं, ओके। अब अगले पॉइंट पे चले बेटा, अब अगला पॉइंट है शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ ₹20,000 वर वैल्यूड, जो शेयर्स हैं, शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री 20,000 के हैं, शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री ऑफ ₹20,000 वर वैल्यूड एट ₹18,000, 18,000 उसकी वैल्यू मानी गई। ऑल पार्टनर डिवाइडेड दीज शेयर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सभी साझेदारों ने ये शेयर अपनी रेशियो में बांट लिए। मतलब क्या हुआ, एक बोला मुझे दे दो, दूसरा कहता मुझे दे दो, तीसरा कहता मुझे दे दो, उन्हें लग रहा है कि जो रिलायंस के शेयर्स हैं आज ठीक ठाक मिल रहे हैं, तो जब सबके सब अड़ गए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, तो क्या फैसला हुआ, भाई तुम्हें क्या सबको ही दे देते हैं, सबके सब ले लो, चलो
तो करें। अब इसको मैं मिटा दूं बेटा, ये मिटा देता हूं, ठीक है ना। मुझे एक एक पॉइंट्स को करवाना है बेटे, कोई मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए पॉइंट को समझते चलो बेटा। तो शेयर्स पहली बात है 20,000 के है, तो पहली बात तो जब आपने वहां से उतारे होंगे तो यहां उतारा होगा ना क्या, 2 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको मैं इन्वेस्टमेंट भी तो कह सकता हूं, है ना, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं इसको। कितने के थे भाई, 20,000 के। अब ये 20,000 वाले तीनों ने ले लिया, अगर नगद बिकते तो मैं यहां पर क्या लिखता, बाय बैंक। अगर कोई पार्टनर ले जाता तो उसका नाम ए ले जाता, बी ले जाता, सी। अब के तो तीनों ले जा रहा है तो तीनों का ही लिख दो ना, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल। और ये 3/6 लेगा, 2/6 लेगा, 1/6 लेगा, क्योंकि रेशियो तीनों की 3-2-1 बना रखी है। तो 3-2-1 में, क्योंकि 20 के नहीं, 20 वाले कितने के वैल्यू किए गए, 18 के, तो 18,000 को 3-2-1 में बांटो तो 6 तिया 3 तिया 9,000, 9,000 के तो ये लेगा, 3 दूनी 6 और 3 ये 9,000, 6,000, 3,000 ये उनका ये हो जाएगा, ठीक है, ओके, इस तरीके से। चलिए अब इससे आगे करते हैं, बोर्ड में जगह कम थी, अब मैं इससे आगे लिखता हूं। मशीनरी वॉज टेकन बाई क्रेडिटर एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹18,000। 18,000 में मशीन को क्रेडिटर्स ले गए। मैं आपको 3 पार्ट कराता हूं, पहले इसको नहीं करा रहा, पहले कराता हूं सिंपल। मशीन को यहां लिखेंगे रियलाइजेशन में, टू मशीनरी, ये हो चुके हैं लेकिन फिर रिपीट करा रहा हूं, 30,000। और क्रेडिटर्स आएंगे इधर बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स या बाय क्रेडिटर्स, 20,000, ठीक है जी। ये हमारी सिचुएशन है। पहला पॉइंट, मशीनरी को नगद बेचो, किसी को देना नहीं, नगद बेचो। तो नगद बेचते तो हम यहां लिखते बाय बैंक। अब सवाल आया कितने में बेचने को करा है, चलो बेचते उतने में ही है, एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000, 18,000 में बेचते नगद। तो जब हम यहाँ 18 में बेचेंगे, यानी यहाँ पे मशीनरी हो जाएगी, मशीनरी रियलाइज्ड 18,000, गौर करना। और फिर आप क्रेडिटर को यहाँ पे पे करोगे बाद में, टू बैंक, ये अलग है ना, क्रेडिटर्स पेड, क्रेडिटर्स 20, इनको तो 20 के 20 दोगे ना बेटा, तो 20 और 20 इसका तो आपस में इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इससे तो कोई लाभ हानि होगा ही नहीं जब 20 वाले को 20 दोगे। लेकिन हाँ, 30 वाली चीज जब 18 में बिकेगी तो आपका 12,000 का लॉस है। चेक करके देख लो, अगर क्वेश्चन इतना ही हो तो इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, अपने आप ही पता चल जाएगा। देखिए 20 से 20 कट जाएगा, 30 में से 18 गए तो 12,000 रुपये डेबिट साइड हो जाएगी, तो लॉस हो जाएगा, तो तीनों में लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी 30 वाली चीज जब मेरी 18 में बिकेगी तो 12,000 का मेरा लॉस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं दूसरा पॉइंट। यहां पर आपका लॉस कितना हो रहा है जरा एक बार चलो करके दिखा देता हूं। यहाँ पे टोटल 50,000 हुआ, टोटल 50,000 हुआ, 50 में से 20 और 18 38,000 गए तो 12,000 का लॉस हुआ। और बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। और 12,000 तीनों में बांटेंगे तो जो भी हो जाएगा, 3-2-1 में 6 दूनी 2 तिया 6,000, 4,000 और 2,000, ये तीनों को मिलेगा। अगर कब, जब आप इस मशीन को नगद बेचो, नगद, और क्रेडिटर्स को पूरी पेमेंट करो, ठीक है। चलिए अब दूसरी तरफ करते हैं। मशीनरी वाज टेकन बाय क्रेडिटर्स एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। मशीन को क्रेडिटर्स को 18,000 में दे दिया। जैसे कि हमारी मशीन तो कितने की, 30,000 की,
हमारे क्रेडिटर्स कितने के 20,000 के, यानी हमने लोगों के 20,000 देने, और वो कहते हैं सर आप ये मशीन हमें दे दो। मैंने कहा हिसाब किताब बराबर? बोला नहीं जी, बराबर क्या होता है, हाँ 18,000 की मान लेते हैं, इससे ज्यादा की तो मुझे नहीं लगता, 18,000 की मानते हो तो हमें दे दो। मैंने कहा चलो आप ले जाओ। तो क्या मैंने पूरे क्रेडिटर को पेमेंट कर दी? नहीं की। कितनी करी? सिर्फ 18,000। तो बाकी कितने बच गए? 20 में से 18 तो दे दिए, तो 2,000 बच गए, तो 2 तो आपको नगद देना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? एक, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जब कोई क्रेडिटर्स या लायबिलिटी की पेमेंट हम किसी एसेट से करते हैं, जो इधर एसेट्स है इधर लायबिलिटी है, तो हम आपस में उनको छोड़ देते हैं, ना इधर लिखते ना इधर, यानी इसका इधर नहीं लिखना और इसका ये तो लिखना ही नहीं, खैर ये तो बिका ही नहीं, नहीं लिखना। ठीक, लेकिन एक गलती हो गई, अब देखना जरा, अगर मैं कुछ भी ना लिखूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा 30, और 30 में से 20 गया तो लॉस कितना हो जाएगा 10। सर अभी एक्चुअल में लॉस कितना था 12, ये तो समझ में आ रहा है। तो ये गलती हो जाती है। तो पता क्या होगा, 20 वाले ने जो मशीन है वो अपने टोटल लोन के बदले ली थी या उन्होंने 18,000 में मानी थी? 18 में। तो बेटा 18,000 इसके कम कर दो, तो कितने रह गए? 2, तो 2 तो फिर भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टू बैंक से आपके 20,000 में से 18,000 की तो उन्होंने एसेट्स ले ली, तो 2,000 तो उन्हें फिर भी दो बेटा। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 32,000, और फिर यहां पर होगा 32,000, लेकिन 32 में से 20 गए तो 12, देखिए वही का वही लॉस आ रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, नहीं समझे? एक तो ऐसा होता है कि 20 का 20 मतलब पूरा ले लिया, तब तो अलग बात थी, लेकिन मैंने जान के किया कि इधर क्रेडिटर्स कम करके वैल्यू में ले रहे हैं, जो एसेट्स है उसको थोड़ा सा कम करके ले रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है भाई, जितने का आपस में कट गया, इधर से पूरी संपत्ति जाएगी, इधर से क्रेडिटर कितने जाएंगे 18, पर 2 के क्रेडिटर तो बच गए, तो 2 वालों को नगद पे कीजिए टू बैंक, और तब जाके आपका लॉस वही का वही रहेगा। ये लॉस मैंने पहले लिख दिया था ना, ये था। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट हो गया ये वाला मशीन। चलें अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के लिए एक बार मैं फिर यहाँ से मिटा देता हूँ जगह को, थोड़ा सा जगह बच जाएगी और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। अच्छा जी, चले बेटा। द फर्म अपॉइंटेड ए टू रियलाइज द एसेट्स। ए बी सी पार्टनर्स थे, ओके। जब संस्था बंद करने लगे और मान लेते हैं कि बी और सी छुपे हुए थे, छुपे का मतलब है जनता को नहीं पता था, जैसे मान लेते हैं एक स्क्रैप का व्यापार, कबाड़ी का व्यापार, कई बार किसी को ऐसा लगा यार कबाड़ का व्यापार में तो थोड़ा सा नाम डाउन होता है, तो वो लोग छुपे हुए थे, दिखते नहीं थे किसी को, और अब पार्टनरशिप हुई बंद। तो ए बोला भाई आज तक तो दुकान पर मैं बैठता था, तुम्हारा तो किसी को नहीं पता, लेकिन अब तो आ जाओ, कम से कम ये हिसाब किताब तो कंप्लीट करवा दो। तो बी सी बोले यार आज तक किसी को नहीं दिखाई दिया, अब क्यों हमारा नाम करवाता है, ऐसे करना आप ही कर करा दो, आपको हम कमीशन दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी रीजन हो सकता है कि जिसमें ए को तजुर्बा है, ये समझ लीजिए, ए को ये है कि बी और सी साइलेंट पार्टनर्स थे, किसी को पता नहीं था। तो इस तरीके से ए जो है द फर्म अपॉइंटेड ए टू रियलाइज द एसेट्स, फर्म ने ए को अपॉइंट कर दिया, ओ भाई सारा हिसाब किताब आप करोगे। ए इज टू रिसीव 10% कमीशन। तो ए बोला मैं फ्री में तो नहीं करूंगा, तो कहते हैं चल आपको 10% कमीशन दे देंगे। किस पर? ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, जितने में तुम संपत्तियों को बेचोगे, जितने की संपत्ति है उस पे नहीं, जितने उससे पैसे आएंगे। अब संपत्ति तो हमारी 5 लाख की है, लेकिन अगर बिकेगी 1 लाख की तो मैं आपको 5 लाख का कमीशन दूंगा, तो 50,000 दे दूंगा, और संपत्ति बिकी 1 लाख की, ये तो गलत हो जाएगा। भाई आप जितने में बेचोगे, इससे क्या है, लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, प्रोत्साहन भी कह सकते हैं, सही मायने में तो प्रोत्साहन है, लालच ना कह के गलत हो गया, कि प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि ताकि आप महंगी से महंगी चीज को बेचो। तो बेटे यहां पर क्या हुआ
कि एज टू रिसीव 10% ऑन द सेल ऑफ एसेट्स, लेकिन एक्सेप्ट कैश, कैश पे नहीं, कैश और कैश बैंक पे लगा लीजिए। ये तो क्या बेचने, ये तो बिके बिकाए हैं, ये तो कैश ही पड़ा है या बैंक में पड़ा है, वो बिक पड़ा है। एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, लेकिन ये नई कंडीशन लगा दी, लेकिन एक बात कह दी, लेकिन आपको रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को खुद वहन करना होगा, ये हम नहीं करेंगे। मतलब भाई एक तरफ तो आपको हम 10% कमीशन दे, ऊपर से आप क्या करो, सारे के सारे खर्चे जो हों रियलाइजेशन के, टेंट लगाने का वगैरह वगैरह वगैरह, वो खर्चे भी आप बिजनेस में डाल दो, तो बिजनेस के तो डबल लॉस हो जाएगा। और क्या पता आप अनाप शनाप खर्चा भी कर दो। हाँ, जब आपका खुद का पैसा नहीं जाता ना, तो कई बार आदमी फालतू खर्च कर देता है। तो इन्होंने कहा भाई हमें कोई खर्चे से मतलब नहीं है, वो खर्चा आप खुद भुगतोगे, ठीक है। और एक्सपेंसिव रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज था, और रियलाइजेशन का खर्चा 6000 आ गया। एंड ऑल एसेट्स रियलाइज एक्सेप्ट कैश 4 रुपीज, और बाकी सारी संपत्तियां 1 लाख में बिक गई, ठीक है। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन दूसरा हो गया, अब ये पिछले से रिलेटेड नहीं है, इसको नया समझ लीजिए। मशीन है, डेटर्स है, कैश है, और आप क्या लगाएंगे, कुछ भी, जो भी मेरे पास संपत्तियां हैं, बीआर हो सकते हैं, स्टॉक हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, व्हाट्सएवर कुछ भी है, 20, 30, 50, 40, 10, कुछ भी हो, कुछ भी, यहाँ मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, पहली बात, इन सारी संपत्तियों को आप इधर उतारोगे कि नहीं, टू मशीनरी जितने की भी हो, टू डेटर्स, टू कैश तो नहीं, कैश तो कैश में ही जाता है सीधा, टू बीआर, टू स्टॉक, है ना, जो सिस्टम होता है आपका, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, जो भी है बेटा, और जितनी जितनी रकम के भी हैं, मेरे को नहीं पता कितने के हैं, 30, 20, 10, मैं वैसे लिख रहा हूँ, कितने कितने के भी, वैसे तो मुझे वहां से लिखना है, लेकिन समझ लीजिए बात, तो समझने से। अच्छा जी, क्वेश्चन में 2 बातें हुई है, एक तो खर्चा खुद भुगतेगा पर बदले में कमीशन लेगा, और दूसरा है संपत्तियां 1 लाख में बिकी। जब संपत्तियां बिकेंगी ये सारी की सारी, तो मुझे इतना पता है, मैं लिखूंगा यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, क्योंकि अगर मेरे पास कैश है तो कैश अकाउंट लिख दूंगा, बैंक है तो बैंक अकाउंट लिख दूंगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखने की है। कैश, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज, और कितने में बिकेंगी, 1 लाख। ये लो, इनकी डिटेल बन जाएगी, ये इतने की, ये इतने की, ये इतने की, ठीक है, 1 लाख की बिक गई। ओके, जो रियलाइजेशन का खर्चा आया 6000 रुपये, पहले हम क्या करते थे, हम रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते थे टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और 6000 रुपये को हम यहां पे लिख देते थे। अब नहीं, अगर हमने बिजनेस के यहां लिख दिया 6000, फिर साथ में कमीशन भी तो देना है, और कमीशन बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा, और तो जब किसी पार्टनर को कमीशन दोगे तो उसके खाते में जाएगा सीधा, क्योंकि उसे नगद तो दोगे नहीं। ये ध्यान रखना, किसी पार्टनर को जब कमीशन देते हैं, मतलब देंगे, लेकिन एक बार तो उसके अकाउंट में डालेंगे, फिर उसकी कैपिटल में जुड़ जाएगा, लास्ट में कैपिटल इकट्ठी करके ले जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि किसको अपॉइंट किया हमने, ए को, तो टू एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन। याद रखना, जो ब्रैकेट में लिखा है वो अकाउंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो याद करने के लिए कि मामला क्या था, किस विषय में हमारी चर्चा चल रही है, बात चल रही है। तो भाई एज कैपिटल क्यों, क्योंकि एज कैपिटल तो किसी वजह से भी होता है, तो यहाँ पे लिखा है कमीशन की वजह से। और कितना देंगे, 1 लाख का 10%, क्योंकि उसने संपत्ति 1 लाख में बेची कैश को छोड़ के, तो कितना होगा 10%, 10,000, तो लो जी 10,000 कमीशन दे दिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो एक गलती कर रहे हैं, 6,000 भी बिजनेस का, 10,000 भी बिजनेस का खर्चा, 10,000 उसको कमीशन के तौर पे दे दिया, 6,000 उसने खर्चा कर दिया था, बता दिया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, 16,000 का खर्चा हो जाएगा। जबकि पहले ही कहा था भाई ये खर्चा तो आप भुगतोगे मिस्टर ए। तो देखिए बेटा, ऐसे में हम इसकी एंट्री ही नहीं करेंगे। एक चीज मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे ये एंट्री ही नहीं करेंगे, नो।
ना करने से क्या हुआ, दो बातें बताने जा रहा हूं और वो थोड़ा सा बात वाली थोड़ी सी टिपिकल है, अभी समझ में आ जाए तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये यहाँ पे खर्चा नहीं दिखाएंगे, ना दिखाने से बिजनेस का खर्चा 10,000 रह जाएगा, ये लीजिए। ओके, तो वो 6,000 जब उसने पे किया है तो पैसा तो गया होगा, पक्की बात है, यानी कैश तो गया होगा और एक्सपेंसेस हुआ होगा या कुछ और हुआ होगा, लेकिन ये मुझे पता है कैश 6,000 गया, इसके बारे में चल, ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो यहां लिख। अब सवाल आता है दो, ये पैसा क्या बिजनेस से नहीं गया, कैसे हुआ? तो ज्यादातर क्वेश्चन में हम पता है क्या सोच के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि मान लो आप ए हो और आपको कहा भाई कमीशन दे देंगे, खर्चे आपको भुगतने पड़ेंगे, तो आप क्या करेंगे? दो तरीके हैं, एक ये कैश जो आप खर्चे करोगे अपने घर से पैसे लाओगे, घर से, और घर से ही देते रहोगे, यानी बिजनेस में नहीं लाओगे, लेकिन जैसे रिक्शा वाले के तो दे दिए, उसके दे दिए, उसके दे दिए, यानी कब? जब आपके पास अपना कैश अवेलेबल है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आता है बच्चों को। भाई दो बात बेटे, मान लो मेरी जेब में कुछ पैसे हैं और मेरे को कहा कि राव साहब खर्चे आप करो, हम तो आपको कमीशन दे देंगे, खर्चे आप करो, ठीक है जी, तो मेरे पास पैसे मैं कर रहा हूं, तो इस खर्चे की एंट्री बुक्स में कहीं नहीं जाएगी। जो हमारा कैश अकाउंट है बिजनेस का, मान लेता हूं कि शुरू में मेरे पास कैश 10,000 रुपये है, मान लेते हैं बीडी 10,000, जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा कैश 10,000 रुपये सपोज, ठीक है, वो 10,000 रुपये कैश हमारा बीडी हो गया। अब हमने बिजनेस के कैश को हाथ नहीं लगाया, जो भी पेमेंट करी, खर्चे करे, खर्चे रियलाइजेशन से समझ, वो मैं खुद, यानी जो ए है, चलो मैं अपने आप को ही मान लूं और आप भी अपने आप को ही माने, तो हमने अपने घर से पैसे से पेमेंट किया, तो उसकी एंट्री बुक्स में कहीं नहीं होगी, बस हमें 10,000 कमीशन मिल जाएगा। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन जो मैं थोड़ा सा टिपिकल बता रहा था वो है ये टिपिकल, थोड़ा सा भाई दे मेरी जेब में पैसे ही ना हो सकता है कि नहीं, इसीलिए तो मैं काम कर रहा था कमीशन पे, चलो कमीशन ही मिल जाए, और घर में कोई पैसा नहीं है, अब क्या करूंगा भाई? जैसे मेरी ये संपत्ति 1 लाख की बिकी, तो 1 लाख रुपए रियलाइजेशन बाई कैश, तो कैश में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, 1 लाख रुपए है कि नहीं? बिजनेस का 10,000 भी कैश पड़ा है, और बिजनेस की संपत्तियां जब ए बेचेगा तो एक बार तो ए के पास ही पैसा आएगा, तो ए के पास 1,10,000 आ गया, है कि नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है ए की जेब में पैसे ना होने, जेब मतलब पर्सनल, तो उसने बिजनेस में से ही पैसे पे कर दिए। क्या कर सकता है? आप क्या कर रहे हो? नहीं कर सकता, कर सकता है, पर कैसे कर सकता है? अपना खुद का खर्चा मान के, भाई मैं थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूं, मैं बिजनेस का खर्चा नहीं मान रहा, बस बिजनेस मुझे उधार दे दे 10,000 रुपए या 4,000, 6,000 रुपए, 6,000 ही तो खर्चा करना था, 6,000 दे दे। तो देखिए कैसे होता है, कैश तो जाएगा, इसको तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अगर बिजनेस से पे करते हैं तो, ठीक है, लेकिन अगर मैंने रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिया तो फिर तो गलत कर दिया, फिर तो बिजनेस का खर्चा बन जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। पता क्या करेंगे हम? इसे ये मान के चलेंगे कि हमने ए को उधार दे दिए, यानी ए ने पूंजी निकाल ली है, विड्रॉ कर ली है, ड्राइंग कर ली, तो यहां पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ये पॉइंट मुझे बाद में भी करवाना था, तो मैंने अभी करवा दिया, एज कैपिटल टू कैश। तो अब कैश में क्या लिखेंगे? बाई एज कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपए, और कैपिटल में क्या लिखेंगे? टू कैश 6,000। ये लो, अगर मान लेता हूं कि ए की कैपिटल शुरू में 50,000 रुपए थी, तो जब बाद में पेमेंट करेंगे तो 50 में से 6 कट के ही तो मिलेगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या इससे फर्म को कोई लॉस हुआ? नहीं बेटा, लॉस होता तो यहां पहुंचता बस। अरे आपसे मैं अगर बेटे 20,000 रुपए उधार मांग लूं, 20,000,
और मैं कहता हूं आपको कुछ दिन में लौटा दूंगा, तो ठीक है, ब्याज का मामला तो छोड़ दीजिए, ब्याज तो प्रॉफिट लॉस है। अदरवाइज ये जो पैसे मैंने उधार मांगे हैं, ये आपको कितना लॉस है या मुझे कितना फायदा है? ना आपको लॉस है ना मुझे फायदा है, क्योंकि मैंने आपको चुकाने और आपको वापस मिलने हैं। लेकिन हाँ, जो ब्याज लेने देने का है वो बात है कि मैं ब्याज दूंगा, मेरे लिए लॉस है, आपके लिए ब्याज इनकम है, मेरे लिए एक्सपेंसेस है, सॉरी, आपके लिए इनकम है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? तो मैं समझता हूँ ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं, एक दो पॉइंट मान लेते हैं। हमारे पास ये एसेट्स हैं, प्लांट, पेटेंट, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, कैश। तो हमने कैश को तो कैश में उतार दिया और बाकी सारी चीजों को रिलेशन के डेबिट में उतार दिया, जितने की है उतने की लिख दी। इधर लाइबिलिटी में क्रेडिटर मिसेस लोन है, क्रेडिटर मिसेस लोन लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन कहता है पार्टनर ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस। ए बिजनेस को लेने को सहमत है। ए बोला, आप बी और सी से कहता है आप तो बिजनेस बंद करे हो, तो सारा बाहर बेच के क्या फायदा है, मैं चलाने को तैयार हूं, मैं लेने को तैयार हूं, मुझे दे दो, जो पैसे बाहर से मिलने हो मैं दे दूंगा। तो इन्होंने कहा चलो आप ले लो भाई। तो पार्टनर ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस एक्सेप्ट कैश एट बैंक, और कैश और बैंक को छोड़ के, कैश बैंक तो क्या लिखे, एट दी फॉलोइंग वैल्यूएशंस, इस कीमत पर लेने को तैयार है। याद रहे अब की बाहर बेचा नहीं जा रहा, किसी बाहर वाले को नहीं दे रहे हम, अब ए को ही दे रहे हैं। तो ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस, टेक ओवर मतलब लेने को तैयार है। तो देखिए अगर हम बेचते बाहर तो हम लिखते बाई बैंक या बाई कैश, या तो बाई बैंक या कैश होता, लेकिन अब की क्योंकि ए लेके जा रहा है इसलिए बाई एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अब जैसे उसने कहा कितने में लिया, प्लांट 40 में लिया, तो यहां लिखेंगे प्लांट 40,000। ओके, फिर पेटेंट लिया इसने में इतने में, पेटेंट लिया 5,000 में, ओके 5,000। स्टॉक लिया उसने तो स्टॉक 30,000, जितने में लेने को कहे उतना लिख दीजिए। फर्नीचर लिया है, फर्नीचर 20,000 में। डेटर्स 5,000 में लिए हैं। इस चैप्टर में हमें ये टेंशन तो है नहीं कि फायदे में लिया है नुकसान में लिया है, बस ये आपका 40,000 में 40 और 5 45, यानी 5 और 5 10, ये हो गया 1 3 और 3 6 और 4 10, 1 लाख रुपए में लिया उसने। 40 30 70 70 1 80 और 20 1 लाख रुपए। ठीक है, सारी संपत्तियां 1 लाख में ली, तो बाई एज। आगे कहता है मिसिस बी लोन वाज टू बी रीपेड, मिसिस बी का लोन तो पे कर दो, तो भाई डेबिट में पे कर दो, टू कैश अकाउंट मिसिस बीज लोन। कितना में पे किया, क्योंकि 10,000 है तो 10,000 देना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन में कम ज्यादा कहता तो कम ज्यादा करेंगे, नहीं तो कितना देंगे, पूरा का पूरा देंगे। ठीक, अब आगे पॉइंट आ गया, एंड क्रेडिटर्स वाज प्रूव्ड एट 25,000, क्रेडिटर 25,000 के प्रूव किए गए। ये प्रूव का मतलब है जैसे क्रेडिटर तो 30,000 के हैं, लेकिन एक आधा क्रेडिटर भाग गया, लोगों के पैसे लेके भाग गया, हालांकि हमने तो उसके देने थे, क्योंकि जो भी ऐसा करता है ना वो ये तो होता है नहीं केवल लेता लेता, हाँ वो संतुलन बना लेता है। अगर कोई ऐसे गड़बड़ करने वाला भी है कि लेगा तो देने तो उसने लोगों के कम होंगे और लेने ज्यादा होंगे, तो जो भी है कहने का मतलब है 30,000 के क्रेडिटर थे, लेकिन एक क्रेडिटर हिसाब छोड़ के भाग चुका है, तो ऐसे में 5,000 रुपए कम देने, हमने प्रूव्ड 25,000। ओके, क्या हम ये 25 पे कर रहे हैं? अगर पे करता तब तो मैं लिखता टू कैश और क्रेडिटर्स को पे कर देता 25, ऐसे करता, लेकिन नहीं, ये भी तो ए लेगा, ए का मतलब है कि बाद में ए दे देगा। तो यहां पर आप इसे पे नहीं करेंगे तो क्या, आप इसमें 25,000 कम कर देंगे। एक ही बात तो है बेटा,
इधर 1 लाख रुपए आए, इधर 25,000 जाए, 75,000 होगा। सीधा इधर 1 लाख में से 25 घटाए तो 75,000 हो जाएगा। तो यहां पर लेस क्रेडिटर्स, ठीक है, इस तरीके से होता है। बस हो गया क्वेश्चन। और साथ में शायद एक्सपेंसेस भी करें। एक्सपेंसेस ऑफ ड्यूरेशन केम टू दिस, ये खर्चे आए हैं, तो ये ऐसा तो कुछ कहा नहीं कौन भुगतेगा, वो भुगतना भी क्या, वो तो सारी संपत्तियां उसने खुद ले ली, तो कहाँ मार्केट में उसको दौड़ भाग करनी पड़ी। तो ये बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस। लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और जैसे मान लीजिए 3,000 का खर्चा है, तो बस हो गया, ये बिजनेस का खर्चा हो गया, ये वो ये ले गया। अब ये पोस्टिंग हो जाएगी रिलेशन बाय एज कैपिटल, तो एज कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन, कितना भाई, 75,000 रुपये। और अब नई बैलेंस शीट भी बनेगी। आप कहोगे सर आज तभी तक तो आप हमें कहते थे नहीं बनेगी नहीं बनेगी, आप कह रहे हो बनेगी। हाँ बेटा, वैसे तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी फर्म की, क्योंकि फर्म तो समाप्त हो गई, लेकिन बेटा ये तो बिजनेस चलाएगा ना, तो एक ही तो बैलेंस शीट बन सकती है। वो मानता हूं बिजनेस की बैलेंस शीट नहीं बनेगी, लेकिन एक ही तो बनेगी ना, ये अपने घर में जाके तो बनाएगा। हाँ वो बना सकते हैं। तो उसमें क्या करेगा, इन संपत्तियों को जो 50, 70, 20 वगैरह, इन संपत्तियों को इस रेट पे रखेगा, इस पर। और जैसे डेटर्स के मामले में है ना, तो डेटर्स तो देखो पूरे 10 के 10 ही रहेंगे। वैसे वो लिखेगा 10, लेकिन 5 प्रोविजन कर देगा कि भाई 5 प्रोविजन हो गए, ताकि 5 ही बच जाए। मान लेता हूं मैं 5 में कंफ्यूजन है, 7 होता है थोड़ी देर के लिए, अब टोटल में तो फर्क आएगा, लेकिन वैसे मान रहे। तो बेटा लिखेगा नई बैलेंस शीट में, यानी जब नई बैलेंस शीट बनाएगा वो एज बैलेंस शीट जो बनेगी, उसमें जो डेटर्स हैं वो तो 10 ही लिखे जाएंगे, लेकिन लेस प्रोविजन के नाम से, प्रोविजन 3,000 और ऐसे करके 7,000। और क्योंकि इस क्वेश्चन में तो 5 था ना, तो फिर प्रोविजन 5 हो जाएगा, क्योंकि डेटर्स कम नहीं होते ना भाई, लिस्ट तो पूरी रहेगी, वो बात अलग है, प्रोविजन 50% में। इसी तरह क्रेडिटर्स के मामले में, क्योंकि यहाँ क्रेडिटर्स जो लिखेगा, क्रेडिटर तो पूरे 30 ही लिखेगा, लेकिन लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये प्रोविजन और ये प्रोविजन अलग होता है। ये होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि हमें शक है कि डूबेगा, और ये शक तो कहां से होगा, पैसे तो हमने देने हैं, तो कहां का शक हुआ, कोई शक नहीं है, हम तो देंगे। लेकिन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स होगा। क्या होगा ये वर्ड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, नॉट बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्योंकि हम तो जो किसी के पैसे नहीं देंगे तो मारेंगे नहीं, उससे रिक्वेस्ट करके या उसके छोड़ के चलेंगे कि भाई हम उससे डिस्काउंट ले लेंगे, इस तरीके से होगा। और ऐसे करके 30 में से, क्योंकि उसने कितना प्रूव करना है 25, तो 5,000 माइनस करके 25,000, और बाकी संपत्तियों को तो चेंज कर देंगे। प्लांट जितने का करा, ये 50 का था तो 40 का, तो नहीं बैलेंस 40 का हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। चलिए अब कुछ पॉइंट्स रह गए छोटे छोटे, बस 2-3 पॉइंट है, उनको फिनिश करके मुझे लगता है फिर ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा, तो मैं इसको कर देता हूँ। अब बेटे हम अपने चैप्टर के समापन की तरफ चल पड़े हैं, थोड़ा सा रह गया है। प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, कुछ जर्नल एंट्री करिए। मान के चलते हैं ये पार्टनर ABC हैं, लॉस ऑन रियलाइजेशन 6,000, इसकी एंट्री करनी है। आपकी पूछा जर्नली एंट्री बनानी है, अकाउंट नहीं बनाना। लॉस ऑन रियलाइजेशन, जब रियलाइजेशन का लॉस होता है तो क्या करते हैं, रियलाइजेशन का कौन सा बैलेंस होता है, नॉमिनल है, नॉमिनल के नाते क्रेडिट बैलेंस होता है। और जब लॉस होगा तो आप क्या करेंगे, लास्ट में यूं समझ लीजिए कि उनकी कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी, जब लॉस बांटेंगे तो घटेगी। तो आप पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कीजिए, एज डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट। ठीक है, डेबिट पॉइंट नंबर 1 पे आ जाएगा। टू रियलाइज, याद है मैंने कहा था कि रियलाइजेशन में या रिवॉल्यूशन में बताया था कि 2 एंट्री में तो रूल चलता है, जब लॉस हो या प्रॉफिट, लेकिन जब उसका निचोड़ करते हैं वहां रूल नहीं चलता, वहां तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि क्या ज्यादा है क्या कम है। तो यहाँ पर इसको आप, इस एंट्री को अगर आप वैसे कर गए कि रियलाइजेशन लॉस होता है तो डेबिट कर दूं, वो गलती हो जाएगी, क्योंकि ये तो निचोड़ की एंट्री है। तो आपको ये करना पड़ेगा
कि इससे कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी। जब लॉस बांटेंगे तो कैपिटल घटेगी, तो कैपिटल को डेबिट कर दो, तो इन सब की कैपिटल कम हो जाएगी। बस हो गया, 9,000 रुपए है, 9,000 तीनों में बांट देंगे, 3, 2, 1 में जो भी होगा, छोड़ दूं। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, realization expenses paid by the firm 3,000 and the partner has to bear the realization expenses. Realization expenses paid by the firm, paid by the firm, paid by the firm, फर्म ने पे किया है, यानी फर्म की जेब से तो कैश गया है 3,000 रुपए, लेकिन द पार्टनर सी हैज टू बियर द रियलाइजेशन, सी को भुगतना है। वो क्या है, जैसे भी आया था ना कमीशन का, तो उसको कमीशन दे देंगे लेकिन खर्चा खुद भुगतेगा, लेकिन पेमेंट तो फर्म ने की है। अब याद आया मेरा पॉइंट कि यदि हम मान के चले उसके घर पे पैसे नहीं है तो भाई तब भी कैश तो गया, लेकिन डेबिट क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000। नरेशन क्या बनेगी, expenses of realization paid by the firm but has to bear by the partner, लेकिन bear मतलब पार्टनर ने भुगतने। ठीक है। तीसरा, an unrecorded investment of 9,000 realized for 5,000, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 9,000 की है लेकिन 5 में बिक रही है, तो प्रॉफिट या लॉस अब तो सीख गए कि 9,000 की अनरिकॉर्डेड है और वो 5 में बिक रही है, तो 5 भी फायदा है, तो 5 फायदा है, जब बिकेगी तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपकी 5, ठीक। और चौथा पॉइंट है, रिलेशन एक्सपेंस ऑफ 3,000 वर पेड बाय सी फॉर विच ही वाज अलाउड 2,000। सी ने 3,000 खर्चे किए रियलाइजेशन के, सी ने किए, लेकिन उसे केवल 2 मिलेंगे। क्यों? वही बात होगी कि भाई आप खर्चे खुद भुगतोगे लेकिन हम आपको 10% कमीशन देंगे, तो यहाँ 10 की जगह एक अमाउंट फिक्स कर दी होगी, आपको 2,000 देंगे, चाहे खर्चा 3 आओ चाहे खर्चा 1,000 आओ, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, तो देखिए आप रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगी, क्योंकि 2,000 का खर्चा तो है ना, तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस का खर्चा तो है ही 2,000 रुपए का, और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये तो रिलेशन टू सीज कैपिटल ये होगा। और अगर पोस्टिंग करें तो रिलेशन के टू डेबिट। कभी कभी कोई एंट्री समझ में ना आए ना, तो आप ये अकाउंट दिमाग में रखिए, और दिमाग में रख के या कहीं रफ पेज पर थोड़ा सा ऐसा चार्ट बना लीजिए रिलेशन वाला, थोड़ा सा खाका सा, और फिर आइडिया लगा लीजिए कि कहाँ एंट्री होती है, ऐसे भी हो जाता है। ठीक है बेटे, ये हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा बिना प्रैक्टिस के तो कोई भी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। अगर आपको कामयाब होना, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अगर आपको कंपनी सेक्रेटरीज बनना है, कोई बड़ा ख्वाब देख रहे हो, तो सिर्फ मेरे जैसे अध्यापकों के पढ़ाने से कभी नहीं हो सकता। हाँ, बहुत मदद हो सकती है, बहुत मदद, लेकिन करना तो खुद पड़ेगा। अगर आप अपने हाथ पैर नहीं चलाओगे कि सर ही कर दें, तो बेटा फिर कामयाब नहीं होते। और अगर ऐसा होते तो पता नहीं आज तक मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया, सबके सभी कामयाब हो जाते, क्योंकि बच्चे को एफर्ट खुद करना पड़ेगा। हम तो मदद कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, ठीक है, जहां अड़चन आए वहां समझा सकते हैं, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में और पार्ट 2 में। ओके, टेक केयर।